बर्फीले पहाड़ों में एक लड़की फंस गई। जिन रास्तों से वो आई थी वो सारे रास्ते तूफान ने ख़त्म कर दिए। इस लड़की को नहीं पता था कि आज कुदरत उसे आजमाने वाली है। अब देखें कि उसने 28 दिन बर्फ़ के बीच कैसे गुजारे और किस तरीके से उसका सामना एक क्रैश जहाज़ के साथ हुआ। जब आप ये सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इबाद और आप देख रहे हैं इबाद यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए एपिसोड के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी लड़की जो हाइकिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और हमेशा वो पहाड़ों के बीच में जाती थी और हाइकिंग करती थी। कभी 2 रात वहाँ पे गुजार लेती थी, कभी 5 रात वहाँ पे गुजार लेती थी। लेकिन इस दफ़ा जब वो अपने घर से हाइकिंग के लिए निकली और वो भी बर्फीले पहाड़ों की तरफ, तो उसने यह फ़ैसला किया कि इस पहाड़ों के बीच में मैं 20 दिन गुजारूंगी, वहाँ पे हाइकिंग करूंगी। और 20 दिन का राशन उसने अपने पास रख लिया और अपने घर से निकल पड़ी। उसके बाद जैसी वो बर्फीले पहाड़ों के ऊपर चढ़ती हैं, 3 दिन उसने इस बर्फीले पहाड़ों के ऊपर अपना सफ़र कंटिन्यू रखा। एक रात उसने एक जगह पे अपना टेंट लगाया। उस टेंट के अंदर वो बैठने लगी। खुराकी खा रही थी कि उसको कुछ ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे इस लड़की को पता चलता है कि ये तो ज़ोरदार आवाज़ें हुई, वो टेंट से बाहर निकलती है और देखती है कि सामने बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान आ रहा है। उसने इस तूफ़ान को जब देखा तो उसे अंदाज़ा हो गया कि शायद ये तूफ़ान मेरे ऊपर भी आ सकता है। उसने फ़ौरन टेंट उखाड़ लिया, बैग तैयार कर लिया और वहाँ से निकल पड़ी। निकलने के बाद इस लड़की ने अपने आप को एक महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया। तूफ़ान ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया और जिन रास्तों से ये खूबसूरत लड़की हाइकिंग के लिए आई थी, 3 दिन उसने सफ़र किया था, वो सारे रास्ते तूफ़ान ने ख़त्म कर दिए। जैसे ही सुबह का किरण उगता है, वो लड़की देखती है कि जिन रास्तों से मैं आई हूँ वो सारे रास्ते तूफ़ान ने ख़त्म कर दिए हैं। अब मैं वापस कैसे जाऊँगी? लेकिन उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मेरे पास 17 दिन का राशन है और मैं अपने आप को गुजार सकती हूँ और शायद तब तक के लिए मेरे पीछे कोई हेल्प या कोई रेस्क्यू वाले भी पहुँच जाएंगे और वो मेरे साथ हेल्प करके मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन इस लड़की को नहीं पता था कि आज आपको कुदरत आजमाने वाली है और वो भी ऐसा आजमाएगा कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद जैसी ही सुबह किरण होता है, लड़की दोबारा अपने सफ़र का कंटिन्यू रखता है और जैसी वो इन रास्तों को देखती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जिन रास्तों से मैं आई हूँ वो सारे रास्ते ही तूफ़ान ने ख़त्म कर दिए हैं। अब मैं इन पहाड़ यानी बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाई में कैसे गुजारूंगा और कैसे सर्वाइवल करूंगा। 2 दिन उसने उसी जगह पर गुजारे कि शायद यहाँ पे कोई मदद करने के लिए आएगा, लेकिन वहाँ पे 2 दिन कोई भी मदद करने के लिए उनके पीछे नहीं पहुँचा। और उसके बाद इस लड़की ने फ़ैसला किया कि मैं अब आगे अपना सफ़र कंटिन्यू रखूँगी। उसके बाद लड़की ने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया और इन बर्फीले पहाड़ों के दरमियान उसने दूसरे रास्तों को तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने सफ़र का आगाज़ कर दिया, रास्ते में ही वो जा रही थी कि एक पैंथर यानी एक चीता बर्फीला, जिसको आइस चीता भी बोला जाता है, वो उनके सामने आ जाता है। उनके सामने खामोशी से खड़ी हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो चीता उनके सामने गुजर कर चला जाता है। वो दोबारा अपने सफ़र को कंटिन्यू रखती हैं। रात का अंधेरा हो जाता है, दोबारा वो टेंट लगाती हैं और उसी टेंट के अंदर बैठने लग जाती हैं और बस सिर्फ यही एक बात सोच रही थी कि अब मैं इन बर्फीले पहाड़ों से कैसे निकलूँगी और कैसे अपने आप को सर्कुलेट करूँगी और किस तरीके से मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाऊँगी ताकि मैं ज़िंदा बच सकूँ। इस कहानी के अंदर ज़िंदा बच जाने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इस लड़की को पता है कि अब मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। अगर कोई मेरे पीछे आएगा भी तो वो मुझे इन बर्फीले पहाड़ों में ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद सारी रात इस लड़की ने टेंट के अंदर गुजारी। उसको कुछ खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई देती थी, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और हमेशा यही सोचती थी कि शायद मैं इनसे अब नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन उसका मानना था कि मैं मजबूत हूँ और मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। जैसे ही सुबह का किरण दोबारा उगता है, वो दोबारा अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता है और आसमान के अंदर जब वो देखता है, आसमान के ऊपर एक जहाज़ जिससे धुआं उठ रहा था और तेज़ी के साथ ज़मीन पर आ रहा था। वो जैसी उस जहाज़ को देखती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि शायद ये जहाज़ इसी बर्फीले पहाड़ों के दरमियान क्रैश होने वाला है। और उसके सामने ही दूर ये जहाज़ बर्फीले पहाड़ के अंदर क्रैश कर जाता है। लेकिन जैसी वो देखती है कि जहाज़ तो क्रैश कर चुका है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन ये क्रैश जो जहाज़ जहाँ पर हुआ था, ये इनसे काफ़ी दूर था और वहाँ पे पहुँचने में उसको काफ़ी टाइम लग सकता था। इसीलिए उसने फ़ैसला किया कि अब मुझे इस जहाज़ तक पहुँचना है और तब तक मैं अपने सफ़र को कंटिन्यू रखती हूँ।
उसने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया जहाज़ की तरफ। धुआं भी उनसे उठ रहा था और उसको दूर से उस जहाज़ का धुआं भी साफ नज़र आ रहा था। उसने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया जहाज़ की तरफ, और जहाज़ के जैसे ही वो नज़दीक पहुंच गई, वो देखती है कि जहाज़ के नज़दीक, मतलब अब जब जहाज़ के नज़दीक पहुंचने वाली थी, इसके अंदर तकरीबन 3 दिन गुजर रहे थे कि उसने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा और जहाज़ के पास पहुंची। 3 दिन के बाद भी उस जहाज़ से धुआं ही निकल रहा था, और उसने देखा कि इस जहाज़ के पास मतलब एक रीछ खड़ा है, और उसने मेरे ख्याल में जहाज़ के अंदर तमाम तर लाशों को खा लिया है। उसके बाद वो रीछ के ऊपर ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाती हैं। रीछ डर कर वहाँ से भाग जाता है, और वो जैसे ही जहाज़ के नज़दीक जाती है, जहाज़ के अंदर दाखिल हो जाती है। पहले तो इधर-उधर घूम रही थी, और उसके बाद जहाज़ के अंदर इसको एक खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा मिल जाता है, जो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक हालात में था। हालाँकि उस बच्चे को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। वो जल्दी से इस बच्चे को इस जहाज़ के अंदर कुछ खिलाती है, और उसके बाद उस बच्चे से पूछती है कि आप कहाँ से आए हो। लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका लैंग्वेज और इसके लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क था। बहरहाल वो क्या करती हैं, एक रात जहाज़ के अंदर गुजार लेती हैं। जैसे ही रात का अंधेरा हो जाता है, इनके साथ एक बच्चा और यही वो लड़की जहाज़ के अंदर रात गुजारती हैं। उसके बाद उनको खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि इस जहाज़ के इर्द-गिर्द कोई घूम रहा है। लेकिन फिर भी वो इस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती हैं, और ख़ामोशी से इस जहाज़ के अंदर सारी रात गुजारते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस जहाज़ के ऊपर कोई चीज़ सड़ जाती है। वो रीछ ही था, और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि शायद ये वही रीछ है जो सुबह मैंने इसको भगाया था, और ये रात के अंधेरे में दोबारा यहाँ पे आ चुका है और हम पर हमला करने वाला है। अगर मैंने इसको बर वक्त यहाँ से नहीं भगाया तो ये दोबारा हमारे ऊपर हमला कर देगा, और हम इनसे नहीं बच पाएंगे। वो क्या करती है, जहाज़ के अंदर इधर उधर मतलब नज़र डालती है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि अगर ये रीछ जहाज़ के अंदर दाखिल होता है और हमारे ऊपर हमला करता है, बच्चे के ऊपर हमला करता है, तो मैं इस चीज़ से उसको डराऊँ, या मतलब मैं उनसे जो है ना ख़ुद को महफूज रख सकूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई चीज़ नहीं मिलती। रीछ जो कि जहाज़ के ऊपर भी चढ़ा हुआ था, नीचे भी इर्द-गिर्द घूमता है और नज़र डालता है, लेकिन रीछ वहाँ से दोबारा निकल जाता है। रात थी, बर्फ़ था, तूफ़ान था, हवा तेज़ थी, खौफनाक रात थी। जैसे ही सुबह हो जाती है, वो बच्चों को खाना भी खिलाती हैं, और साथ में बच्चे से बहुत ज़्यादा वो सवालात पूछती है कि आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, और ये जहाज़ कैसे क्रैश हुआ। लेकिन बच्चा बिल्कुल भी बोलने के काबिल नहीं था, और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद ये लड़की क्या करती है, इस बच्चे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये बच्चा अपने दोनों पैरों से माजूर था। उसके बाद ये लड़की शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाती है, और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि शायद अब ये बच्चा दोनों पैरों से माजूर है, अब मैंने इसको जहाज़ से कैसे निकालना है। मैं ख़ुद भी यहाँ पे फंस चुकी हूँ, और ये जहाज़ भी यहाँ पे क्रैश हो चुका है। इसके अंदर एक बच्चा मुझे मिला है, वो भी अपने दोनों पैरों से माजूर है। वो क्या करती है, जहाज़ के अंदर चीज़ें ढूंढती है और इनसे एक रेड़ी बना लेती हैं। जैसी ही रेड़ी बना लेती है, वो उस रेड़ी के अंदर इस बच्चे को बिठा लेते हैं और अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। उसने इस जहाज़ के अंदर जो राशन और जितने भी साजो सामान था वो सब उठा लिया, और एक रेड़ी के अंदर इस बच्चे को बिठाकर अपने सफ़र को आगाज़ कर दिया, और वहाँ से निकल पड़ी। जैसे ही वो सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने एक स्नो लेपर्ड आ जाता है दोबारा। वो जैसे ही उसको देखता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि शायद अब ये स्नो लेपर्ड हमारे ऊपर हमला कर देगा, और हम मतलब हमेशा हमेशा के लिए हमको निगल जाएगा, और हम इनसे कभी भी ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन किस्मत देखे कि वो स्नो लेपर्ड भी उनके सामने खामोशी से खड़ा था, और इनको नज़रअंदाज करके स्नो लेपर्ड भी वहाँ से मतलब चला गया, और उसको नज़रअंदाज करके ही चला गया। उसके बाद ये लड़की और ये बच्चा जो कि रेडी में मौजूद था, ये अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ा सा ही उसने सफ़र किया हुआ था, थक गए, और उसके बाद दोबारा रात का अंधेरा हो गया। उसने वहाँ पर टेंट लगाया, टेंट के अंदर उसने अपने बच्चे को भी सुलाया, ख़ुद भी मतलब उसके साथ रह गई। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, उसी टेंट के आसपास कुछ लोग गुजर रहे थे। उसके बाद ये बच्चा बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है, और इस लड़की को फ़ौरन गले लगाता है, और ये लड़की उस बच्चे को फ़ौरन अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि इस टेंट के आसपास कुछ लोग घूम रहे थे। उसके बाद ये शदीद डरने लग जाता है, और शदीद खौफ में मुब्तला हो जाता है कि ये कौन सा वक्त आ चुका है। बल्कि इस लड़की को लगा था कि शायद हमारा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और हम कभी भी इससे अब नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि लड़की का मानना है कि मेरा ज़िंदा बच जाने का उम्मीद ही ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, हौसला हिम्मत अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप कभी भी नहीं हार सकते हैं।
और आप मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी अबूर करके निकल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो टेंट के अंदर ही सारी रात गुजारते हैं, उसको कुछ खौफनाक आवाज़ें भी आती हैं, कुछ चीज़ें भी उसे सुनाई देती हैं, लेकिन जैसी भी हो वो सारी रात वहाँ से गुजार के जैसी ही सुबह किरण उगता है वो अपना टेंट दोबारा खोलते हैं और बैग के अंदर डालते हैं और दोबारा निकल जाते हैं। हालांकि वही बच्चा रेडी के अंदर ही उसके पास मौजूद है। अब उसका ये मिशन भी है कि मैंने खुद भी मतलब अपनी जान भी बचानी है और इस बच्चे की जान भी बचानी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब मैं इस बच्चे को इस बर्फीले पहाड़ों के ऊपर छोड़ दूँ ताकि ये मर जाए और मैं खुद निकल पाऊँ। उसके बाद लड़की इस बच्चे को और अपने आप को मतलब अपने सफ़र का आगाज़ करती हैं। जैसी वो अपने सफ़र का आगाज़ करती हैं, आसमान पे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, मतलब एक जहाज़ जा रहा है। उसके बाद जैसे ही वो लोग जहाज़ को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इशारे देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मतलब नीचे बर्फ़ के ऊपर भागते हैं कि शायद हमें देख लें, शायद हमें देख लें। ये लड़की इर्द-गिर्द भाग रही है, लेकिन जहाज़ ज़ाहिर-सी बात है पैसेंजर का था, उसे नहीं देख पाते। अगर देख भी लेते तो शायद उनके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। उसके बाद ये लड़की दोबारा आ जाती है और इन बच्चे के सामने रोने लग जाती हैं। उसके बाद वो दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करती हैं। लेकिन जैसे ही उसने कुछ ही सफ़र कंटिन्यू किया था, उसको पानी का एक छोटा सा नहर दिखाई देता है, एक झील दिखाई देता है। वो झील की तरफ फ़ौरन भाग जाती है। हालांकि अब तक तकरीबन 24 दिन हो चुके हैं जो इसने बर्फ़ के अंदर गुजारे हैं। वो छोटे से झील के अंदर कुछ मछलियाँ भी मौजूद थी। वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि पहाड़ की ऊंचाइयों में एक छोटा सा झील और इसके अंदर मछलियाँ। वो बच्चे को वहाँ पे बिठा लेते हैं रेडी के अंदर ही और वो फ़ौरन इस झील के पास पहुँच जाती हैं और इसके अंदर वो मछली पकड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अब उसके पास खुराक का ज़ख़ीरा भी ख़त्म होने वाला था। उसने 2 मछली पकड़ लिए और दोबारा रात का अंधेरा हो गया, टेंट लगा लिया और उसके अंदर उसने मछली पकाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसी वो मछली को पका रही थी, यानी जो गैस था उसके पास वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मछली जो थी वो थोड़ी पकी हुई थी, बाकी ऐसी ही थी। बच्चे को भी खिलाया, उसने ख़ुद भी खिलाया और उसके बाद जैसी उसने रात मतलब पूरी रात उसने टेंट के अंदर गुजारी। उसके बाद जैसी सुबह हुई वो देखती हैं कि हमारे पास अब राशन भी ख़त्म हो रहा है, यहाँ छोटा सा झील है, इसके अंदर कुछ ही मछलियाँ बची हुई हैं, हम तब तक यहाँ पे ही रहेंगे जब तक ये मछलियाँ ख़त्म नहीं होती। मतलब जैसी ही यहाँ पे मछली ख़त्म हो जाएगी तब मैं यहाँ से दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करूँगी। 24 दिन उसके ऑलरेडी गुजर चुके हैं और इसी झील के पास उसने 3 दिन और गुजारे। उसके बाद जैसी 3 दिन उसने गुजारे, झील के अंदर जितनी मछलियाँ थी वो ख़त्म हो गई और उसने अब ये सोचा कि चलो हमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मिल गई है, खुराक भी अच्छा मिला है, अब हम आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद उसके पीछे 27 दिन हो चुके हैं कि उसके पीछे हेल्प करने वाला कोई बंदा या कोई रेस्क्यू इदारे नहीं पहुँचे। उसके बाद उनके पास वो एक बच्चा भी मौजूद था और वो ख़ुद भी इसी रेडी को खींचते हुए बहुत ज़्यादा थक गई और ऐसा समझ लो कि उसके ऊपर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। अब बच्चा सर्दी से लपड़ रहा है और उसको बहुत ज़्यादा बुखार भी लग चुका है। वो दोबारा टेंट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा इतनी तेज़ है कि वो टेंट को वही उखाड़ कर चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा वो टेंट को पकड़ लेती हैं और यहाँ पे आती हैं और बहुत ही मुश्किल हालातों से वो इस टेंट को इस बर्फ़ के ऊपर लगा लेती हैं और इस बच्चे को भी अंदर कर लेती है और ख़ुद भी इस टेंट के अंदर अंदर हो जाती है। तेज़ तूफ़ान जारी है, मतलब तेज़ हवा जारी है और वो सर्दी से ऐसे कंपा रहे हैं कि बस अभी मर जाएंगे। लेकिन इस लड़की का हौसला फिर भी मजबूत था और उसका इरादा कायम था कि शायद हम ज़रूर बचेंगे और मैं इस मासूम बच्चे को भी ज़रूर बचाऊंगा और इन बर्फीले पहाड़ों से निकालूंगा। सारी रात उसने उसी टेंट के अंदर गुजारी। बर्फ़ानी और हवा बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसी सुबह हो गई, सूरज निकला, हवा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मुकम्मल तौर पर रोशनी थी, क्योंकि साफ़ सूरज नज़र आ रहा था और उसने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। उसके बाद वो देखते हैं कि नीचे यानी एक ऊंचा पहाड़ है, उसके ऊपर खड़े हैं और नीचे घना जंगल है और इस घने जंगल के अंदर 2 लोग दरख्तों को काट रहे हैं या दरख्तों को काटने का काम करते हैं और इनको वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनाई देती है। उसके बाद ये खूबसूरत लड़की जिसके पास बच्चा था वो फ़ौरन नीचे उतरने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन नीचे उतरना इतना आसान काम नहीं था। उसके बाद जैसी इस लड़की के पास जो बच्चा था उस रेडी को भी खींचती है और अपने सफ़र को कंटिन्यू करती है। उसके बाद कुछ ही घंटे गुजर गए थे कि वो इस घने जंगल जो कि बर्फ़ के ऊपर दरख्तों का एक जंगल था उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके अंदर वो देखते हैं कि 2 लोग हैं जो कि दरख्तों को काट रहे हैं, लेकिन उसे ये अंदाज़ा हो गया कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं
और यहाँ से ये बर्फीले पहाड़ों से दरख्त काट कर ब्लैक मार्केट में सैर करते हैं। उसके बाद वो एक बात सोचती है कि अगर मैं इनसे मदद की अपील करूँगी तो शायद ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें, क्योंकि ये इस बात पे डरेंगे कि हुकूमत को बताएगा या मेरे साथ, मैं इसके ऊपर भरोसा क्यों करूं, अगर मैंने इसके ऊपर भरोसा किया तो शायद मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये लड़की फिर भी अपने इत्मीनान के साथ इसके ऊपर आवाज़ देते हैं, जो दो लोग दरख्तों को काटने पे लगे हुए थे उसके ऊपर आवाज़ देते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। दोनों लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही उनके पास पहुंच जाते हैं उनको तसल्ली देते हैं। इनमें से एक बंदा जो कि बच्चे को उठा लेते हैं रेडी से और फ़ौरन जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी थी, जहाँ पे उसका टेंट लगा हुआ था, फ़ौरन इस लड़की को भी वहाँ की तरफ लेके चले जाते हैं और उस बच्चे को भी वहाँ पे लेके चले जाते हैं। उसके बाद उस टेंट के अंदर इस लड़की को भी बिठा लेते हैं, इस बच्चे को भी बिठा लेते हैं और आग का एक ज़बरदस्त शोला उनके सामने करते हैं और इनको खुराक भी प्रोवाइड कर दी जाती है, साफ़ पानी भी प्रोवाइड कर दी जाती है और इनको तसल्ली दी जाती है कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपके भाई जैसा हैं और हम ही आपकी मदद करेंगे। यहाँ से उसने कहा कि हम तकरीबन 4000 की ऊंचाई पर अब भी मौजूद हैं। आप जब यहाँ पे पहुँचे हो अब भी आप 4000 की ऊंचाई पर मौजूद हैं और हम यहाँ पे इंटरनेट का कोई सोर्सेज मौजूद नहीं है, तो हम बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पे किसी को बुलाते हैं, रेस्क्यू को बुलाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द आपको रेस्क्यू कर लें। उसके बाद ये लड़की खुशी से निडाल हो गई, ज़ाहिर सी बात है तो उससे यही लगा कि शायद मैंने अब सर्वाइवल कर लिया है, मैं कामयाब हो चुकी हूँ, मैंने एक बच्चे को भी बचा लिया है, मैंने अपने आप को भी बचा लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो दो बंदे थे जो कि दरख्त काट रहे थे वो उसे दोबारा आते हैं और उसे कहते हैं कि हमारा एक बंदा है, वो तकरीबन 5 घंटे का सफ़र है, वहाँ पे पहुँचेगा तो वहाँ से एक कॉल मिलाएगा और उसके बाद ही आपके लिए रेस्क्यू यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का कोई सोर्सेज मौजूद नहीं है, क्योंकि हम अब भी 4000 फुट की ऊंचाई पर हैं। उसके बाद ये लड़की उसे बताते हैं कि ठीक है, जैसे आप लोगों को मंजूर हो, मैं आप लोगों की मदद की मुंतज़िर हूँ। ये बच्चा जवाब में बताता है कि ये बच्चा किसका है, वो लड़की जवाब में बताती है कि ये बच्चा इसी पहाड़ों के दरमियान, बर्फीले पहाड़ों के अंदर एक जहाज़ क्रैश हो चुका है जिसके अंदर तमाम तर लोग मर चुके हैं और मुझे यही एक बच्चा ज़िंदा मिला है। मैं हाइकिंग करती थी और ये जहाज़ मुझे नज़र आया और ये बच्चे को मैंने उसी जगह से उठा लिया है। उसके बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आपकी हिम्मत और आपकी बहादुरी को सलाम। उसके बाद 5 घंटे के बाद ये शख्स दोबारा इस लड़की के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मुबारक हो, आपके लिए बहुत जल्द जो है वो रेस्क्यू यहाँ पे पहुँचने वाली है और हमने वहाँ पे कॉल मिला दिया है। कुछ ही घंटे गुजर गए थे कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू टीम जो है वो इनके पास पहुँच जाती है, इस लड़की को भी उठा लेती है और इस बच्चे को भी उठा लेती है। बाद में जब पता चलता है तो यह बच्चा जो था ये एक मिनिस्टर का बेटा था और उसके बाद इस लड़की ने इस मिनिस्टर के बच्चे को बचा लिया था और बदकिस्मती से उसकी बीवी जो थी वो उसी जहाज़ के अंदर मर गई थी, लेकिन इसके बच्चे को इस लड़की ने बचा लिया था। उसके बाद इस लड़की ने अपने आप को भी बचा लिया और इस मिनिस्टर के बच्चे यानी बेटे को भी बचा लिया। उसके बाद इस लड़की को $15 मिलियन इनाम से भी नवाज दिया गया और इसको सर्वाइवल करने का अवार्ड भी दुनिया में मिला कि आपने सर्वाइवल किया, आपने ज़िंदगी के मुश्किल हालातों से निकलने में अहम किरदार अदा किया है। और जो मिनिस्टर का बच्चा था उसके ऊपर मिनिस्टर ने हुकूमती सतह पर इसको $15 मिलियन का इनाम दिया और साथ में सर्वाइवल अवार्ड से भी इस लड़की को नवाज दिया गया। वीडियो बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आप कभी भी ज़िंदगी के मुश्किल हालातों में फंस जाएं तो निकलना आपको ज़रूरी है और ये कभी आप ना सोचें कि बस अब ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी है, बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल आप ना सोचें, बल्कि आगे सर्कुलेट करें और आगे कोशिश करें कि मैंने इससे निकलना कैसे है। अब देखिए इस लड़की को सर्वाइवल अवार्ड भी मिला और $15 मिलियन का इनाम भी मतलब उसको मिल चुका है कि इसने एक मिनिस्टर के बच्चे को क्रैश जहाज़ से निकाला और उसको बचाया। बाद में रेस्क्यू वाले उस जहाज़ तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जहाज़ के अंदर सारे लोग ख़त्म हो गए थे, बस उसकी हड्डियाँ सिर्फ मौजूद थी और इनमें से सिर्फ एक बच्चा जो कि इस लड़की ने बचा लिया था। मिनिस्टर ने इस लड़की को जवाब में बताया कि बदकिस्मती से मेरी बीवी जो है वो जान से हार गई है, लेकिन आपने मेरे बच्चे को बचा के आलमी रिकॉर्ड कायम किया है इंसानियत के लिए कि आप बर्फीले पहाड़ों के अंदर ख़ुद भी आपने आपको महफूज कर लिया और मेरे बच्चे को भी आपने महफूज कर लिया है, तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और उसके बाद इस लड़की को $15 मिलियन इनाम से नवाज दिया गया और इसको सर्वाइवल अवार्ड से भी नवाजा गया। तो अगर आपको इसी तरीके से सर्वाइवल मूवीज़, सर्वाइवल कहानियाँ
और किस तरीके से ज़िंदगी के अंदर सर्कुलेट करना है। ये कहानियाँ यानी खौफनाक कहानियाँ, सर्वाइवल कहानियाँ, हंटिड कहानियाँ आपको पसंद है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से अगर आप मुझे प्यार देते रहेंगे तो मैं भी आपके लिए इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी इसी तरीके से सर्वाइवल स्टोरी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए बाकायदा मिलते रहें। आप इस कहानी के बारे में क्या राय देना चाहते हैं या कितना रेट करना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और हाँ, आपने मेरी ये पूरी वीडियो कौन सी जगह से देखी है वो एड्रेस भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।